अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे ऑसिलेटर विद एलसी फीडबैक सर्किट। इसमें सबसे हम पहले बात करेंगे कॉलपिट ऑसिलेटर्स की। तो कॉलपिट ऑसिलेटर के सर्किट डायग्राम आप राइट साइड में देख रहे हैं। इसमें क्या है कि जो फीडबैक सर्किट है वो हमारे पास एक एलसी सर्किट है जिसमें दो कैपेसिटर हैं C1 और C2 और एक इंडक्टर L है। इस ऐसी सर्किट की जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है या अप्रॉक्सीमेट फ्रीक्वेंसी हम कह सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या है 1/2 पाई अंडर रूट एल सी टी जो है वो इन दोनों कैपेसिटर की टोटल कैपेसिटेंस कहलाती है C1 और C2 की। C1 और C2 चूँकि सीरीज में है तो इनकी जो टोटल कैपेसिटेंस होगी वो C1 C2 इंटू C और डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 आ जाएगी। कंडीशन फॉर ऑसिलेशन एंड द स्टार्टअप के ऑसिलेशन के लिए क्या हमारे पास कंडीशन होंगी और स्टार्टअप कंडीशन क्या हो सकती हैं। हम देखते हैं कि हम इसमें पहले बात करेंगे टेन्यूएशन ऑफ द फीडबैक सर्किट, जो कि हमारे पास रेजोनेंट फीडबैक सर्किट है। उसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास आउटपुट जो है जो फीडबैक वोल्टेज है जो कि यहाँ पर अपीयर हो रही है इस पॉइंट पर, यहाँ पर हम कह रहे हैं फीडबैक वोल्टेज VF। ये VF जो है वो चूँकि C1 के ये जो प्लेट है इसके क्रॉस है और C1 की ये जो दूसरी प्लेट है ग्राउंडेड है, लिहाजा C1 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो एज अ VF अपीयर हो रहा है। तो हम C1 के क्रॉस जो पोटेंशियल है उसको हम कह सकते हैं VF। इसी तरीके से जो यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल अपीयर हो रहा है V आउट, जो कि इस LC फीडबैक सर्किट की इनपुट कहलाती है, जो कि यहाँ होगी V आउट। ये V आउट जो है वो हमारे पास C2 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा उसके इक्विवेलेंट होगी, क्योंकि C2 की ये जो प्लेट है वो V आउट पोटेंशियल पर है, जबकि C2 की दूसरी प्लेट जो है वो ग्राउंड है। तो लिहाजा इसका मतलब C2 के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो V आउट के इक्विवेलेंट होगा। तो फीडबैक जो हम देखते हैं, फीडबैक ऑफ द एलसी फीडबैक सर्किट जो है किसी भी वो क्या होता है, दैट इज द रेशियो ऑफ द आउटपुट टू द इनपुट। अब इस एलसी सर्किट का आउटपुट है VF और इनपुट क्या है V आउट है। ज़्यादा अटेन्युएशन ऑफ दिस फीडबैक सर्किट इज द आउटपुट, जो कि आउटपुट क्या हमें दे रहा है, फीडबैक सर्किट VF वोल्टेज दे रहा है, जबकि इसको इनपुट क्या मिल रही है V आउट। जब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं VF, तो VF लिख सकते हैं हम I इंटू XC1, या हमने क्या कहा था C1 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो क्या होगी I इंटू XC1। इसी तरीके से वोल्टेज ड्रॉप के क्रॉस कैपेसिटर C2 क्या होगा I इंटू XC2 होगा। यहाँ पर I चूँकि दोनों सीरीज में कैपेसिटर हैं उनमें कॉमन होगा और कॉमन होने की वजह से एक ही कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो XC1 और XC2, और XC1 अगर हम देखें 1/2 पाई FRC1 की इक्वल होगी। इसी तरीके से XC2 जो है वो 1/2 पाई FR इंटू C2। यहाँ पर FR रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 2 पाई, ये सारे फैक्टर कॉमन होने की वजह से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जो फैक्टर बचते हैं वो C2 और C1। हमने यहाँ पर ऊपर भी बात की है कि अटेन्युएशन ऑफ द फीडबैक सर्किट जो है वो डिपेंड करता है C1 और C2 की वैल्यूज के ऊपर। तो यहाँ पर ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि जो फीडबैक सर्किट की अटेन्युएशन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, C1 और C2 की वैल्यूज के ऊपर। जब इससे पहले हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी जो ऑसिलेशन सर्किट के कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, जो क्लोज लूप गेन जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और क्लोज लूप गेन होता है द प्रोडक्ट ऑफ द ओपन लूप गेन इनटू द वोल्टेज अटेन्युएशन ऑफ द फीडबैक सर्किट, दिस मस्ट बी इक्वल टू द 1। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो हम देखते हैं कि जो ओपन लूप गेन है वो हमारे पास किसके कहलाता है 1/B, और B हमारे पास क्या आ रहा है C2/C1। तो हम यहाँ पर B की वैल्यू जो पुट करते हैं तो इसका मतलब हमारे पास ओपन लूप गेन जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो गेन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, C1 और C2 की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दैट इज द रेशियो ऑफ द C1 एंड C2।
तो स्टार्टअप कंडीशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि ये जो रेशो है जो प्रोडक्ट है ए बी इंटू पी ओपन लूप गेन एंड द अटेन्युएशन दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो 1 से ग्रेटर होने के लिए ज़रूरी है कि इसका मतलब ए बी जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन सी वन एंड सी टू। एज अ स्टार्टअप के लिए हमारे पास जो है ओपन लूप गेन जो है वो सी वन और सी टू की रेशो से ग्रेटर होना चाहिए। लोडिंग ऑफ द फीडबैक सर्किट अफेक्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। जो हमारे पास लोडिंग इफेक्ट है, अब फीडबैक सर्किट के अगर हम देखें इसके ऊपर लोडिंग इफेक्ट कहाँ से आ रहा है, ये जो फीडबैक सर्किट है इसके ऊपर इस ट्रांजिस्टर की जो इनपुट आर इन है जो कि टोटल इनपुट रेजिस्टेंस होगी वो इसके लिए जो है इस फीडबैक सर्किट के लिए लोड डिफाइन हो जाएगा। तो लिहाजा लोडिंग इफेक्ट जो है उससे क्या होगा, आपके जो है फीडबैक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और वो फैक्टर जो है हम किस तरह डिफाइन करते हैं 1/2 पाई अंडर रूट एल सी टी इन टू स्क्र रूट ऑफ क्यू स्क्र ओवर क्यू स्क्र प्लस 1। तो ये जो क्यू है ये क्यू फैक्टर जो है वो लोडिंग इफेक्ट है, ठीक है जी, जिस जो आपको डिफाइन कर रहा है। अगर ये क्यू की वैल्यू आपके पास जो है ग्रेटर देन 1 होगा तो फिर तो ये आपके पास जो है फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अगर लेस देन 1 हुआ क्यू हुआ तो आप इसको कैंसिल नहीं करेंगे, फिर इसको कंसिडर करेंगे। इसके अलावा लोडिंग इफेक्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग दी एफ ई टी। अगर हम बीजेटी की जगह एफ ई टी यूज़ करें तो हमारे पास जो है लोडिंग इफेक्ट कम हो जाएगा। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि जो फीडबैक सर्किट है उसको कपल कर दें विद दी ट्रांसफार्मर, उससे भी हम क्या कर सकते हैं कि लोडिंग इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है क्लैंप ऑसिलेटर। क्लैंप ऑसिलेटर जो हमारे पास पीछे भी हमने पढ़ा था कॉलपिट ऑसिलेटर, इसमें थोड़ा सा कॉलपिट ऑसिलेटर में मॉडिफिकेशन की गई है। और मॉडिफिकेशन क्या की गई है कि C3 कैपेसिटर जो है वो इंडक्टर के साथ सीरीज में ऐड कर दिया गया है और इसको हम क्लैंप ऑसिलेटर, ये जितने भी ऑसिलेटर ये साइंटिस्ट के नाम पर इनको रखा गया है। तो यहाँ पर C3 कैपेसिटर जब आप इंडक्टर के साथ जब ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी इस सर्किट की वो आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय, ये फार्मूला वही, यही फार्मूला पीछे भी एप्लीकेबल था। वहाँ पर था आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 1/C1 प्लस 1/C2, लेकिन यहाँ पर अब C3 भी ऐड होगी तो आपका ओवरऑल जो फार्मूला बन जाएगा उसमें अब 1/C3 भी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो अब जब टोटल कैपेसिटी चेंज होगी तो टोटल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी जो है वो कॉलपिट ऑसिलेटर से की निस्बत क्लैंप ऑसिलेटर की डिफरेंट होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हार्डले ऑसिलेटर है। हार्डले ऑसिलेटर भी जो है हमारे पास ऐसी फीडबैक सर्किट ही है, लेकिन उसमें पीछे जो हमने देखे हैं वो उसमें 2 कैपेसिटर और 1 इंडक्टर या 3 कैपेसिटर और 1 इंडक्टर था। लेकिन हार्डले ऑसिलेटर में क्या है कि 2 इंडक्टर यूज़ किए जा रहे हैं फीडबैक सर्किट में और 1 कैपेसिटर यूज़ किया जा रहा है, ठीक हो गया। और ये भी थोड़ा सा आपके पास कॉलपिट ऑसिलेटर से मिलता है जुलता है कि वहाँ पर हम C1 के क्रॉस जो है वोल्टेज ड्रॉप को ले रहे थे जो कि फीडबैक वोल्टेज थी। यहाँ पर इंडक्टर L1 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हमारे पास डिफाइन करेगा और L2 जो है वो वोल्टेज ड्रॉप जो L2 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगी वो वी आउट डिफाइन करेगा। तो इसी तरीके से अगर हम देखें वो वैल्यूज हम निकालते हैं तो अटेन्युएशन जो है फीडबैक सर्किट हमारे पास किसके खिलाएगी, L1 ओवर L2 के। और जो हमारे पास ओपन लूप गेन होना चाहिए दैट मस्ट बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द रेशियो ऑफ द L2 एंड L1। और यहाँ पर अगर हम इस सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करें तो वो हमारे पास 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल टी सी। यहाँ पर एल टी क्योंकि 2 इंडक्टर यूज कर रहे हैं तो दोनों इंडक्टर की टोटल जो इंडक्टेंस है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं और वो टोटल इंडक्टेंस जो है वो L1 प्लस L2 है। तो नेक्स्ट इज द आर्मस्ट्रॉन्ग ऑसिलेटर्स। आर्मस्ट्रॉन्ग ऑसिलेटर में हम क्या करते हैं कि फीडबैक सर्किट के अंदर जो है फीडबैक सर्किट को कपल कर लेते हैं विद द ट्रांसफार्मर। दिस टाइप ऑफ द एलसी फीडबैक सर्किट यूज ट्रांसफार्मर कपलिंग टू फीडबैक अ पोर्शन ऑफ द सिग्नल वोल्टेज, ठीक है जी। यहाँ से देखेंगे यहाँ पर जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आ रही है जो कि प्राइमरी एन प्राइमरी के क्रॉस अपीयर होगी
और ये सेल्फ प्राइमरी के क्रॉस अगर हम देखें एल सेकेंडरी की जो टर्न्स है वो कम होगी, तो जितनी टर्न्स कम होगी तो इसका मतलब है कि अगर इन दोनों की टर्न्स इक्वल होंगी तो इसका मतलब है कि 100% आउटपुट इज फीडबैक टू द इनपुट। लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं जो यहाँ पर एल सेकेंडरी के क्रॉस पोटेंशियल अपीयर होगा वो फीडबैक वोल्टेज होगी, और एल सेकेंडरी के क्रॉस आप देख रहे हैं कि टर्न्स की रेशियो कम है एज कम्पेयर टू द प्राइमरी, लिहाजा यहाँ पर आपके पास जो आउटपुट वोल्टेज है उसका कुछ पोर्शन जो है वो कि जो कि फीडबैक टू दी इनपुट होगा। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो ये डिपेंड करेगा प्राइमरी और सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स रेशियो के ऊपर। हम ये आप ट्रांसफार्मर की इक्वेशन अप्लाई करके वी आउट अगर हमें पता है तो फीडबैक वोल्टेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द प्राइमरी टर्न्स एंड द नंबर ऑफ द सेकेंडरी टर्न्स। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि हमारे पास अगर हम देखें हम पढ़ते आते हैं एन एस ओवर एन प्राइमरी इक्वल टू वी एस। यहाँ पर अब वी एस जो है हमारे पास सेकेंडरी के क्रॉस होगी वो हमारे पास, मैं इसको यहाँ पर वी एस ही लिख देता हूँ अभी, क्योंकि एक्चुअली क्या है हमारे पास फीडबैक वोल्टेज, और वी प्राइमरी जो है हमारे पास वो एक्चुअली क्या है वी आउट है। तो ये इसको मैं यूँ लिख देता हूँ कि वी एस ओवर वी एफ ओवर वी आउट। तो इस सर्किट के आपके पास रेजोनेंट जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ द प्राइमरी टर्न्स, यानी कि प्राइमरी टर्न्स की जो इंडक्टेंस है, क्योंकि ये एज अ इंडक्टर यूज हो रहा है। तो एल प्राइमरी मीन्स के प्राइमरी टर्न्स की इंडक्टेंस, और सी वन जो कि यहाँ पर इसके पैरेलल कम्बिनेशन में ये सर्किट है, ये एक्चुअली जो टोटल ये जो शेडेड रीजन है ये आपका फीडबैक सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लिहाजा इसमें आपके पास जो है आपके पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो प्राइमरी टर्न्स की इंडक्टेंस और सी वन की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। थैंक यू वेरी मच।